नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जेटीसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं डॉक्टर पवन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इससे पहले यूपी पीसीएस प्री 2020 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिए थे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2019 का सेट डी सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र खासकर 1-2 साल और जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे आने वाले प्रश्न पत्र होते हैं उसमें पुराने पेपरों से जो है 10 से 15 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि करंट अफेयर्स तत्काल का ही पूछा जाएगा, कभी कभी 2 साल का भी पूछ लिया जाता है, दूसरे तीसरे साल का पिछला भी पूछ लिया जाता है। तो खैर वो तो आयोग की मंशा पे है, इच्छा पे है कि वो क्या पूछेगा। फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज सॉल्व करते हैं 2019 का यह प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, इसमें आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं। तो ये चूंकि 19 का है तो हमें उसी संदर्भ में देखना होगा। तो देखते हैं, विकल्प 4 हैं हमारे सम्मुख: रघुराम राजन, सुरजीत भल्ला, क्रिस्टीना लेगार्ड और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगर आप देखें तो ये दोनों लोग नहीं हैं, एकदम बाहर हैं। ये थी जिनसे इन्होंने 2019 में चार्ज लिया था, पदभार ग्रहण किया था। और आप जो है बुल्गारिया की शास्त्री हैं। तो ये बात हो गई इस प्रश्न पत्र की, इस प्रश्न की, और ये इसका सही उत्तर डी होगा, न कि ए बी सी। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आईएमएफ की कि आईएमएफ क्या है, क्योंकि इससे संबंधित तमाम प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, जिसमें 44 देशों ने गहन विचार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक के गठन पर सहमति व्यक्त की थी, सहमति बनी थी। और अगर देखें तो इसका जो औपचारिक गठन हुआ था वो था 27 दिसंबर 1945 को। लेकिन यह संस्था मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ करती है। गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, लेकिन यह संस्था मार्च 1947 से काम करना प्रारंभ करती है। और ये नवंबर 1947 से संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का एक अभिकरण बन जाता है, एजेंसी बन जाता है। तो ये कहानी हो गई थोड़ी सी इसकी आईएमएफ की। इसमें देखें वर्तमान में 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 179 देश इसके सदस्य हैं, तथा इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। साथ ही साथ यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि 1971 से 1971 से इसकी जो मुद्रा हो गई वो एसडीआर हो गई, जिसे पेपर गोल्ड आप कहते हैं, ठीक है, एसडीआर हो गई। और इसका जो कार्य है वो विश्व व्यापार के संतुलित विकास के लिए काम करना, भुगतान संतुलन जो है कभी कभी गड़बड़ा जाता है उसको स्थिर करना, और सदस्य देशों से मिलजुल करके जो वैश्विक आर्थिक समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करना, उनका हल ढूंढना। तो ये बातें हो गई आईएमएफ की। आईएमएफ क्या है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, वो है भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूछ रहे हैं 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों में जो कौशल विकास के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर लक्ष्य नहीं, ध्रुव, प्रतिभा और परिवर्तन 4 है। तो इसका जो उत्तर है वो ध्रुव है। 10 अक्टूबर 2019 को इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में जो है ध्रुव कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये जो कार्यक्रम है ध्रुव, इसमें प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं पूरे भारत से 9 से 12 तक के
सरकारी और प्राइवेट बच्चों से जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनसे 60 बच्चों का चयन करना लक्षित था। और ये 60 बच्चे जो थे 30 परफॉर्मिंग आर्ट के थे, प्रदर्शन कला के, और ये 30 जो है किससे, विज्ञान से। इन परफॉर्मिंग आर्ट्स और विज्ञान के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका चयन करके उनको विशेष मेंटर प्रदान करना, जिससे उनकी प्रतिभा क्षमता को और निखारा जा सके। इसीलिए यह ध्रुव कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये बात हो गई ध्रुव कार्यक्रम की। सूची के प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और सूचियों को दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। आइए सूची 1 का अध्ययन करते हैं। सूची 1 में सबसे ऊपर थॉमस कुक, दूसरे नंबर पर ग्रेटा थनबर्ग, तीसरे नंबर पर डॉक्टर उषा किरण, और चौथा जो विकल्प है वो कैरी लेम है। अगर आप देखें तो ग्रेटा थनबर्ग तब भी चर्चा में थी और आज भी चर्चा में है। अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें सपोर्ट के लिए, तो ग्रेटा थनबर्ग कौन है, पर्यावरण कार्यकर्ता। B3 कहीं मिल रहा है, तो B3 C और D में B3 है। और मिला लें उषा किरण को भारतीय सम्मान मिला था, है ना, भारत भारतीय सम्मान, तो C1। B3 C1 देखें तो यहाँ D विकल्प में है और इसका यही सही उत्तर होगा। आप मिला सकते हैं। और शेष को भी, थॉमस कुक जो है ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, और कैरी लेम जो है हांगकांग के नेता हैं। तो इस तरह से ये हमारे चारों विकल्प मिल गए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष चौथे प्रश्न की तरफ। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, मैं बात कर रहा था कभी कभी करंट अफेयर्स 2-3 साल रहेगा सामने का ही, लेकिन वो 2-3 साल पुराना हो जाता है, वो भी पूछा जाता है। तो देखें, बिल्कुल आपके सामने है। 2019 में ईस्टर डफलो को, है ना, ईस्टर डफलो को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप देखें कि अब ये पूछ रहा है कि पहली महिला, वो दूसरी महिला थी, तो इस तरह से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और मारिया जोपर्ट भी नहीं है। वर्ष 2009 में इलिनॉर ओस्टम, जो यूएसए की नागरिक थी तत्कालीन समय में, उनको जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली महिला को पुरस्कार दिया गया था। इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा और यही इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न हमारे सम्मुख है। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक घोषणा की गई थी ग्रामीण स्वच्छता रणनीति के संबंध में, रणनीति बनाई गई थी। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा, अगर पुराना वीडियो आप देखें 2020 के प्री साल में, कि जो हमारे यहाँ रणनीति खासकर भारत में बनती है वो 2 तरह की होती है। एक जो है 5 वर्ष के लिए बनती है और दूसरी 10 वर्ष की। तो 10 वर्ष की योजनाएं बहुत कम बनती हैं, लेकिन कभी कभी दीर्घकाल के लिए योजनाएं बनती हैं और वो 10 वर्षीय योजनाएं होती हैं। तो ये 19 से 35 तक नहीं सही है, ये 19 से 29 तक सही है, न कि 22 न कि 24। तो इसका यही सही विकल्प है। देखिए, इस चीज को समझ लें। 2014 में जो स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था उसका 5वां साल हो रहा था 2019, और इस कालखंड में 5 साल में ढेर सारी उपलब्धियां सरकार के पास थी, जो सरकार के प्रयासों की, और मूल्यांकन भी था अपनी रणनीतियों का, कार्यवाहियों का। तो उसी के आलोक में इन्होंने ये जो है 10 साल की रणनीति को तैयार किया था कि 10 साल में हम पूरी जो है ग्रामीण परिदृश्य हमारा जो है उसको, उसमें स्वच्छता का भरपूर विकास कैसे करेंगे, उससे ये संबंधित है। और इस पहले देखें, अगर 2014 से 19 के बीच ODF स्कीम चल रही थी, खुले में शौच से मुक्त के वाली, तो उसके बाद अब इन्होंने इस पीरियड में ODF प्लस इत्यादि को शामिल किया है। तो इसका ये सही उत्तर बी है। छठा प्रश्न हमारे सम्मुख है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? पूछ रहे हैं, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? विकल्प हैं वाराणसी, दिल्ली, शिमला और मैसूर। तो न तो वाराणसी सही है,
न तो दिल्ली सही है न ही शिमला। इसका सही उत्तर मैसूर है, विकल्प डी सही है। अगर आप देखें तो ये 17 जुलाई 1969 को यह संस्थान मैसूर में स्थापित किया गया था और ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसका जो मूल कार्य है वो है भारतीय भाषाओं के लिए जो है उनके विकास की रूप के लिए योजनाएं बनाना या सरकार को परामर्श देना और सरकार जो भी नए उत्तरदायित्व दे उसको निभाना। तो भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए हम कह सकते हैं यह संस्थान मैसूर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है 7वां। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक और 2040 तक। तो भूमि क्षरण आप समझते हैं, भूमि क्षरण में तटस्थता यानी भूमि क्षरण को न्यूनतम करने का जो लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम चल रहा है जो भूमि क्षरण हो रही है। उसके अलावा दो तरह से, एक तो भूमिक्षय होता ही है प्रकृति के विभिन्न उससे, और दूसरा जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उनको रोकने के लिए भी सरकार ने जो है वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा है। और इस दरमियान बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाने का सरकार का लक्ष्य है जिससे कि भूक्षरण को रोका जा सके और मरुस्थलीकरण को रोका जाए। तो इसी तरह अगर आप देखें तो इसका ये बी विकल्प सही है। 8वां प्रश्न चंद्रयान 2 से संबंधित है। 2019 में छोड़ा गया था जो जुलाई में। तो आप देखें कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? GSLV मार्क 3 M1 M2 M8, इसमें GSLV M के 2 M2, GSLV M के 4 M8, GSLV M के 5 M4। तो इसका जो उत्तर है वो पहला विकल्प सही है, GSLV M के 3 M1। और इसकी कहानी ओवर हो चुकी है। आप जानते हैं कि ये 22 जुलाई उस समय का करंट अफेयर्स था। 22 जुलाई को जो है 2019 को चंद्रयान 2 छोड़ा गया था इस उपग्रह प्रक्षेपण यान से। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के सबसे बड़े, ये उस समय भी चर्चा में था और देख लें इसका विकल्प। इसका उद्घाटन नोएडा में 2019 में चर्चा में था, नोएडा में हुआ था। ये बात सही है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। यह उपयोग किए गए कचरे के प्लास्टिक से बना है। जो प्लास्टिक हम यूज कर चुके होते हैं उसका जो कचरे इकट्ठा हुए थे उनसे देश का सबसे बड़ा चरखा बना था। दो के दोनों विकल्प सही हैं और इसका विकल्प उत्तर सी होगा जिसमें 1 तथा 2 दोनों सही हैं। तो ये उस समय का बड़ा चर्चित प्रश्न था, उस समय का चर्चित घटनाक्रम था, इसलिए पूछा गया। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का या मच्छर का? तो अगर आप देखें तो छिपकली का नहीं होता, ये उत्तर इसका सही बी होगा। तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है। अनेक हम लोग जब अपने छात्र जीवन में ट्रेनों में यात्राएं करते थे तो वो जो 5 रुपए 10 रुपए की किताबें बेचने आते थे तो इस तरह से वो आकर्षित करने के लिए बोला करते थे कि आप जानिए कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त सफ़ेद होता है। तो मुझे वो भी अभी भी याद है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, अगला प्रश्न 11वां आपके सम्मुख है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? दलहन, गेहूं, चावल या गन्ना? दाल है। तो इसका जो विकल्प होगा न तो गेहूं होगा, न तो चावल होगा, न ही गन्ना होगा, बल्कि दाल होगा। देखिए दाल के जो पौधे होते हैं दलहन के, उनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं खासकर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो निवास करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो फसल चक्र की बात होती है उस फसल चक्र में ये कहा जाता है कि वर्ष में कम से कम एक बार एक फसल दलहन की बोनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इसका ये सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न 12वां।
जब किसी साबुन के बुलबुले बुलबुले को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो निम्न में से क्या घटित होता है? विकल्प ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। विकल्प बी, त्रिज्या घट जाती है। विकल्प सी, बुलबुले का लोप हो जाता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कोई बुलबुला है, सपोज दैट इतना बड़ा बुलबुला है, और इस बुलबुले पे आप स्वाभाविक तौर पर ये जानते हैं कि हमारा वायुमंडल जो होता है दाब लगाता है, वायुमंडल दाब लगाता है। अब इसको हम चार्ज कर देंगे तो क्या होगा? ये विस्तारित होगा, विस्तृत होगा, फैलेगा, और इस वायुमंडल के दाब को, जो दाब होगा उसको जो है नगण्य करते हुए, उसको दबाते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो चार्ज कर देंगे तो ये बुलबुला क्या होगा? इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। यही विकल्प सही है। 13वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, आ गया नहीं। नहीं अक्सर लोगों को परीक्षा हाल में धोखा देता है, वो सही है समझ के आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा सुमेलित है। तो देख लें, पहला इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। एस्पार्टम ये कृत्रिम या संश्लेषित मधुरक है, ये भी सही है। नियोप्रीन 2020 के प्रश्न पत्र में नियोप्रीन दो कम से कम एक जगह तो टकराया ही था, तो 2 जगह टकराया था, तो ये नियोप्रीन भी बिल्कुल सही मिला हुआ विशिष्ट रबड़ है। और चौथा, ये रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च न होकर के क्या है? सेलुलोज होता है। इसका संबंध पुनर्योजित सेलुलोज से होता है। तो इस तरह से देखें तो हमारा ये डी विकल्प है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं ऑक्सीटोसिन की। देखिए, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रजनन, प्रसव और प्रसव के बाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर आप देखें कि ये दुग्ध श्रावण के लिए है ना, मिल्क सेक्रेशन के लिए इसका प्रयोग होता है, और इसका उपयोग जो लोग डेयरी उद्योग में है वो लोग भी करते थे, किंतु इससे भी बातें आगे बढ़ चुकी हैं। जो लौकी कुल के सब्जियां हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं, तो वो छोटी सब्जी दूसरे तीसरे दिन बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसका दुरुपयोग आजकल बहुत हो रहा है, सरकार भी इस पर रोकने के लिए प्रयासरत है। स्पार्टम क्या है? एक संश्लेषित मधुरक है। हम ये जो स्पार्टम है, ये जो हमारा सुक्रोज होता है उससे 200 गुना या 200 गुना जो है अधिक मीठी होती है, मिठास भरी होती है इसमें। इसीलिए देखिए कि खाद्य पदार्थों में, और खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जो हैं उनमें आजकल चीनी का प्रयोग न करके स्पार्टम का प्रयोग किया जा रहा है, स्पार्टम का प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो है इससे वजन भी कम होता है, या नहीं कम होता तो बढ़ता भी नहीं है, ऐसा चर्चाओं में है फिलहाल। नियोप्रीन की चर्चा 2020 के पेपर में हम 2 बार कर चुके थे कि एक विशिष्ट प्रकार का जो है रबड़ है। तो ये हमारी बात हो गई, और इसका ये विकल्प हो गया डी सही। रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बल्कि पुनर्योजित सेलुलोज होता है, जो लकड़ी त्याज, जो सेलुलोज के प्रारंभिक स्रोत हैं सेलुलोज लकड़ी त्याज से, उनसे बनता है। 14वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, इसमें है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है। यह भी विज्ञान का ही प्रश्न है। पहले नंबर पर कपास है, कपास की फसल होती है ना, तो क्या कपास प्रोटीन है? कपास तो प्रोटीन नहीं है। बालों में प्रोटीन होता है, ये बात सही है। लूता रेशम, ये लूता रेशम क्या होता है? जो रेशम के कीड़े होते हैं वो जो अपने मुंह से लार्वा टाइप का नहीं निकालते, लार टाइप का, जिससे वो जाले बनाते हैं, वो उसी को लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क बोलते हैं। और ये भी क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है। खुर जानवरों के खुर, उनके पैरों में जो खुर होते हैं, पैरों को खुर बोलते हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो इस तरह से देखें कि हमारा ये 14वां में ए विकल्प सही है, जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो कपास जो है प्रोटीन नहीं, बल्कि एक इसकी तो फसल होती है, शेष जो है प्रोटीन है। नहीं, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। वो बंद निकाय होता है, जब उसमें न तो उष्मा बाहर जा पाती है न अंदर आ पाती है। तो वो जिस स्थिति में हम रखते हैं, ठंडा रखते हैं तो ठंडा रहता है, गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है। तो पूछ रहे हैं कि इसमें से इससे विकल्प देखिए, संचालन, संवहन और विकिरण, ये उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के 3 तौर तरीके हैं।
तो ये तीनों जो है इनसे ही उष्मा की हानि या प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारा ये विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, अर्थात ए और बी दोनों इसमें उष्मा की हानि या प्राप्ति से जुड़े होते हैं, अतः ये सी सही है। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है? पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है? विकल्प है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय और थायराइड। तो इसका सही उत्तर देखें तो अग्नाशय है, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथियों में लीवर की चर्चा होती है, यकृत की, और दूसरे नंबर पर इसका जिक्र आता है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिसमें दोनों कैरेक्टर है, ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। ये देखिए, एक तो पाचक रस का स्राव करती है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, जो क्षारी होता है। दूसरा, इसका एक हिस्सा होता है जिसे लैंगरहंस की दीपिकाएं कहते हैं, स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, जिसकी खोज एक चिकित्सा शास्त्री थे लैंगरहंस, उन्होंने खोज की थी। तो वो जो स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस है, वहाँ से 3 तरह के जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। एक आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन। दूसरा ग्लूकागॉन होता है, दूसरा ग्लूकागॉन होता है, और तीसरा सोमेटोस्ट्रैपिन करके होता है। 3 ये जो है हार्मोन होते हैं। इन थोड़ी चर्चा कर ले। खासकर इंसुलिन की हमेशा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इंसुलिन जो होता है वो शरीर में हमारी जो है जो ब्लड होता है, उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जब ये कम हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित हो जाएगी, खासकर बढ़ जाएगी, तो वो डायबिटीज की स्थिति कहलाती है। और ये जो ग्लूकागॉन होता है, ये क्या करता है कि ये जो रक्त में वो होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होती है उसको ग्लूकोजन में बदलता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये कहानी हो गई एड्रिनल ग्लैंड की, इसकी अग्नाशय की। थोड़ी सी चर्चा थायराइड की भी कर लें। थायराइड से थायरॉक्सिन नाम का एक स्राव होता है, और ये क्या करता है हमारे शरीर में, जो खासकर बच्चों या के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। और अगर बच्चों को या किसी व्यक्ति को आयोडीन खाने में कम मिले तो हमारी जो थायराइड होती है, थायराइड ग्लैंड, वो क्या आती है, फूल आती है, जिसे हम घेंघा रोग हो जाना कहते हैं। तो ये बात हो गई इस प्रश्न की, और इसका सही उत्तर है सी। अश्रुग्रंथि जो है पलकों के नीचे होती है, तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्लैंड भी, इससे जो स्राव होता है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। खासकर लोग से बहुत पूछा जाता है पुराने प्रश्न पत्रों को अगर आप देखें तो, लेकिन इसका सही उत्तर सी है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? पहला, चीनी मिट्टी में तो नहीं होता कैल्शियम। कोरंडम नहीं। जिप्सम हाँ। टेल्कम में नहीं है, टेल्क में नहीं होता। कोरंडम जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, और ये क्या होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है। किंतु और ये कुछ क्या होता है, कभी कभी कुछ इसमें जो अशुद्धियां मिल जाती हैं, उस अशुद्धियों के नाते इसमें कुछ हल्के फुल्के रंग आ जाते हैं। ठीक है, वो जो रंग आएगा वो अशुद्धियों की मात्रा पर निर्भर करेगा। तो रूबी और नीलम जो पत्थर लोग पहनते हैं अंगुलियों में, कभी कुछ लोग फैशन में पहनते हैं, कुछ लोग किसी विद्वान ज्योतिषी इत्यादि की परामर्श पे पहनते हैं, तो वो जो है इसी कोरंडम से जुड़ा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। और ये जो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड बोलते हैं, और टैल्क को जो बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो सीधे सीधे जिप्सम जो हमारा है वो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, और इस कैल्शियम का जो खासकर उपयोग है जिप्सम का उर्वरक के तौर पर होता है, उर्वरक के तौर पर, और फूड क्रीम बनाने में, शैम्पू बनाने में, मूर्तिकला में, तथा प्लास्टर के हेतु जो सामग्रियां होती हैं उन सब में, दंत चिकित्सा में भी इसका जिप्सम का प्रयोग होता है।
तो ये इसका सही उत्तर सी है। 18वां प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ है, दूसरा उपयोग की बात है। पहले नंबर पर सिल्वर ब्रोमाइड है और इसका विकल्प है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। तो ये सही नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है वो फोटोग्राफी में होता है, न कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जो है ये कृत्रिम वर्षा में होता है, बिल्कुल सही है। 2020 के प्रश्न पत्र में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ चर्चा हुई थी कि जो है वायुयानों द्वारा क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड की छोटी छोटी ड्रॉप्स को वहाँ छोड़ा जाता है, जिससे बादल बनने में मदद मिलती है और उस क्षेत्र विशेष में बारिश कराई जाती है इस प्रक्रिया द्वारा। लिथियम बाइकार्बोनेट से गठिया का उपचार होता है। दूधिया मैग्नीशियम एसिडिटी को खत्म करने के लिए एंटी एसिड का काम करता है, प्रतिअम्ल का काम करता है। तो इसका पूछा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित ये नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड इसका सही उत्तर नहीं है, इसका जो है ये सही मैच नहीं है और यही इसका सही उत्तर ए होगा। तुलसी का पौधा हम सभी के इर्द गिर्द होता है, उससे संबंधित एक प्रश्न आपके सम्मुख है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे में औषधीय गुणों का समावेश हो जाता है? आप देखिए, पहला अकार्बनिक अम्ल, दूसरा कार्बनिक अम्ल, तीसरा फिनोल एवं फ्लेवोनाइड और चौथा नोटा है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ना तो अकार्बनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, ना तो कार्बनिक। तो बचा हमारा सी, फिनोल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण तुलसी का जो पौधा होता है उसमें औषधीय गुणों का समावेश होता है। और हम सभी अपने गांव देहात शहर जहां भी रहते हैं तुलसी से के जो है उपयोग करते हैं विभिन्न रोगों के उपचार में। तो इसकी ये कहानी हो गई। 20वां प्रश्न, 20वां पूछ रहा है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? पर्यावरण के भी प्रश्न पर्याप्त आते हैं और हमारे सामने 20वां प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित। क्या सत्य है पूछ रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। विकल्प ए है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। तो भैया प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादक पर भरण पोषण के लिए आश्रित होते हैं, इसलिए यह कथन कहीं से भी तार्किक नहीं लगता, अर्थात असत्य लगता है। असत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, यह भी विकल्प सही नहीं है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, यह बात सही है। उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से संख्या में अधिक होते हैं, यह बात कुछ सत्य है। डी भी विचार कर लेते हैं, तब इस पर लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। डी देख ले, द्वितीयक उपभोक्ता जो है अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो यहां शक्तिशाली वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, तो हमारा ये सी विकल्प सही है। डी भी सही नहीं है कि जो उत्पादक हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। सुपोषण देखें, सुपोषण उसी तरह का सेम प्रश्न जो है 19 का 20 में उठा था, यानी 20 में हमने जो पेपर सॉल्व किया था उसमें बिल्कुल इसी तरह का शब्दशः ये प्रश्न उपस्थित था। आज यहाँ देख ले फिर उपस्थित है, वहाँ चर्चा तो हुई थी। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल है। क्यों, क्या होता है कि जब बारिश होती है तो चहुओं से बह के कार्बनिक अकार्बनिक तत्व तालाबों नदियों इत्यादि में आके एकत्रित हो जाते हैं, तो वहां पर सुपोषण की स्थिति पैदा होती है। दूसरा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो जब कार्बनिक अकार्बनिक तत्व आके नदियों पोखरों तालाबों में एकत्रित हो जाते हैं तो उसमें जो जलीय पौधे होते हैं उनका बहुत विकास हो जाता है, और जब उनका बहुत विकास हो जाता है तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। जलीय जीवों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। और अगर आप 2020 का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो यह शब्दशः प्रश्न वहां पर कॉपी हुआ है। 22वां प्रश्न पर्यावरण का ही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण। ये तो नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता।
ये तो पर्यावरण का अपना रूप है। पूछ रहे मानव से जो है परिवर्तित, मानव गतिविधियों से, तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो है ये मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को कहते हैं, ठीक है, ना तो शहरी कहते हैं ना तो आधुनिक कहते हैं, और यही बी इसका सही विकल्प है, उपयुक्त विकल्प है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? पूछ रहे कौन सा सत्य नहीं है। नहीं का विशेष ध्यान देना होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जाति विविधता में वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो ठंडापन बढ़ेगा। ध्रुव तो बहुत ठंडे होते हैं, तो वहां जातियों की मात्रा संकुचित हो जाती है, घटती जाती है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, उष्ण कटिबंध जो है शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, ये बात सही है। उष्ण कटिबंध जो है शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तीसरा इसमें है विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। चौथा, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो हम पहले में कह रहे हैं कि जो जाति विविधता है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होगी? घटती जाएगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ए विकल्प इसका सही होगा। 24वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो यह भी प्रश्न लोक सेवा आयोग बहुत बार पूछ चुका है, और इसका पहला विकल्प है लाइकेंस, दूसरा है मेथिल मरकरी, तीसरा गुलाब का पौधा, चौथा सूरजमुखी का पौधा। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा होगा वो गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पौधा में आंकड़ा लगाना शुरू कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये तीन के तीनों विकल्प सही नहीं है, और ये हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये हमेशा से कई बार पूछा गया है, और यही इसका सही उत्तर होगा। ये एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है लाइकेंस। ये वायु प्रदूषण का बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, जैविक सूचक होता है। हमारा आखिरी प्रश्न हमारे सम्मुख है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण, विकल्प ए है अलवणीकरण समुद्री जल का होता है। समुद्री जल से जो लवण है उसको निकाल के उसके साधारण उपयोग के लिए हम लोग बनाते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। पूछा है सुमेलित नहीं है। दूसरा, प्रतिलोम परासरण, इसी को आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पानी जो हम लोग पीते हैं, आरओ का पानी पीना आजकल बड़ा अच्छा माना जाता है, जबकि जो रिपोर्टें आई हैं वैश्विक संस्थाओं द्वारा उसमें है कि इससे जो है साफ सफाई तो होती है, जल अच्छा तो हो जाता है, लेकिन जो जल में मिनरल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो फिल्टर की बात उन लोगों ने की है, आरओ की बात नहीं की है। तो ये भी विकल्प हमारा सही है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो पेयजल का किया जाता है अशुद्धियाँ दूर करने के लिए। तीसरा, विकृतीकरण है। विकृतीकरण जो है ये प्रोटीन का होता है, बिल्कुल होता है। इसके माध्यम से क्या कर देते हैं, जो कोशिका होती है उसमें से प्रोटीन को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी इस प्रक्रिया में जो है वो कोशिका भी मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। या चौथा विकल्प है पाश्चुरीकरण। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी, और ये पाश्चुरीकरण दूध का होता है, चाय का नहीं होता। बहुप्रचलित दूध का होता है, चाय का पाश्चुरीकरण नहीं होता। तो यह विकल्प हमारा सही नहीं है, और इस तरह से यह सही उत्तर है। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो दूध है या जो भी खाद्य पदार्थ है, द्रव्य है, उसको एक निश्चित सीमा तक गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे एक निश्चित समय तक गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद फिर उसको गर्म करने की प्रक्रिया में क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है जो उसको गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख लेते हैं। इस तरह से ये हमारे 25 प्रश्न आज पूरे हुए, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़े और लोगों को जोड़ें। बिल्कुल निःशुल्क है सब कुछ। प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार 8 बजे से 9 बजे तक जो है लाइव मैथमेटिक्स की क्लास होती है, और 9 से 10 जो है रीजनिंग की क्लास होती है। उसके अलावा प्रतिदिन हम लोग प्रयास करते हैं यूपीपीसीएस का एक कम से कम 25 प्रश्न का सॉल्व डालने के अलावा ढेर सारी परीक्षा उपयोगी सामग्रियों को अपलोड करते रहते हैं अपने जेटीसी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।